नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आप में से ज़्यादातर लोगों ने, बल्कि मैं मानता हूं कि जो भी सनातनी हैं उन सब लोगों ने महाभारत या तो पढ़ी होगी या उसकी कथा सुनी होगी, और ये दोनों नहीं किया होगा तो कम से कम महाभारत सीरियल जो दूरदर्शन पर आया था वो ज़रूर देखा होगा। और अब भी कई चैनल्स पर जो है, प्राइवेट चैनल्स पर, वो समय समय पर आता रहता है। तो आपसे मैं महाभारत सीरियल देखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं एक बात कह रहा हूँ, उसके एक पात्र को याद कीजिए, और जिसका नाम है दुर्योधन, जो दरअसल महाभारत का कारण बना। तो दुर्योधन के पात्र को याद कीजिए। उसकी सबसे बड़ी खूबी क्या थी? दो खूबियाँ थी उसकी, दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई। उसकी पहली खूबी थी उसका अहंकार, और बिल्कुल ठीक लिखा है डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये अहंकार जो है ये भी विवेक को मार देता है, और विवेक के मर जाने का असर ये होता है कि दूसरों के अपमान में उसको सुख मिलने लगता है। पूरी महाभारत की कथा पढ़ लीजिए। दुर्योधन समय समय पर जिनको पसंद नहीं करता उन सब का अपमान करता रहा है। वो सीधे उनसे संघर्ष करने का, मुकाबला करने की कोशिश नहीं करता है। उसको लगता है कि वो अपमान से ही उनको हरा देगा, पराजित कर देगा। ये उसकी रणनीति का मुख्य अंश था। और तो छोड़िए, पांडवों से उसकी लड़ाई थी, भाई थे उसके, तब भी उनका अपमान किया। उनकी पांडव कुल की कुलवधू द्रौपदी का जो अपमान किया वो भी आपने पढ़ा है। लेकिन वहीं तक वो नहीं रुका। इसलिए कह रहा हूँ कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन का विवेक जब मर गया तो उसने अपमान किसका किया आखिर में? भगवान श्री कृष्ण का। अब भगवान का अपमान करने के बारे में कौन सोच सकता है? जो सत्ता के अहंकार में मदान्ध हो, जो अहंकार के शिखर पर बैठा हो, और उसमें विवेक तो हो ही नहीं सकता। भगवान का अपमान करने के बारे में कोई विवेक वाला व्यक्ति जो है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन जब आखिरी शांति प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण गए तो दुर्योधन ने उनका सबसे बड़ा अपमान किया। अपने सुरक्षा अधिकारियों से कहा कि इस ग्वाले को बांध लो। उसके बाद जो रौद्र रूप भगवान श्री कृष्ण ने दिखाया है उससे जो है पूरी कौरव सभा जो है बिल्कुल सन्न रह गई। लेकिन वो बात महाभारत की है। सवाल ये है कि आज उसका संदर्भ क्या है। तो मैं आपसे कहता हूँ, आपके सामने एक प्रश्न रखता हूँ, कुछ सेकंड देता हूँ, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट देता हूँ। आप सोचिए, जो महाभारत काल में दुर्योधन का जो पात्र था, आज हमारे राजनीतिक जीवन में वो कौन सा ऐसा नेता है जो उसके लिए सर्वथा योग्य है, जो पूरी जो है योग्यता रखता है दुर्योधन बनने की, या दुर्योधन की तरह आचरण करने की, या कर रहा है। आप जरा सारी पार्टियों पर, सारे नेताओं पर नज़र दौड़ा कर देखिए कि दूसरों के अपमान से खुश होने वाला, दूसरों का अपमान करके अपने को पहलवान साबित करने वाला ऐसा कौन सा नेता है? मुझे पक्का विश्वास है कि आपको सिर्फ एक ही नाम आपके दिमाग में आएगा, आपके मस्तिष्क में आएगा, और वो है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी। अब आप कहेंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या प्रमाण नहीं, इसके क्या क्या प्रमाण नहीं है। अभी जो ताज़ा संदर्भ है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट की एकल पीठ का फैसला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है उसकी एकल पीठ के न्यायाधीश सुभाष विद्यार्थी ने जो फैसला दिया है, जो टिप्पणी की है राहुल गांधी के बारे में, सामान्य टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सेना या किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिए नहीं है। अब ये भी जान लीजिए कि मामला क्या था। अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिसंबर 2022 में राहुल गांधी ने
एक नहीं कई बार कहा। और वो जिक्र कर रहे थे 9 दिसंबर 2022 की घटना का, जब लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने थे और उनके बीच में संघर्ष हुआ। कोई हथियार के साथ संघर्ष नहीं हुआ। और राहुल गांधी ये बयान सार्वजनिक रूप से दे रहे थे कि चीन की सेना भारत के सैनिकों को पीट रही है और इस देश का मीडिया सवाल नहीं पूछ रहा है। और एक बार नहीं कई बार ये बयान दिया उन्होंने। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति अपने देश की सेना के बारे में ये बोलेगा, और ऐसी हालत में जब आपके पास इसका कोई प्रमाण नहीं हो और इसकी सच्चाई का कोई सबूत नहीं हो। भारत की ओर से छोड़िए, आपके विरोधी, आपके दुश्मन ने भी न दिया हो। चीन ने कभी ये दावा किया क्या? चीन ने इसका कोई प्रमाण दिया क्या? लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने बोला, क्योंकि उनको भारत सरकार का, भारत की सेना का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करना था। इस पर बीआरओ यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक, उन्होंने एक याचिका दायर की और कहा कि इससे सेना का और सैनिकों के परिवार का अपमान हुआ है। अदालत ने ये मामला गया लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में। कोर्ट ने समन जारी किया, राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा। वह हाई कोर्ट चले गए। उस समन मामले में अभी तक फैसला हुआ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी फिर दोबारा पहुंचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट में कहा कि ये जो याचिका है इसको खारिज कर दिया जाए। इसी पर फैसला आया है एकल पीठ का। और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने कहा कि ये सही है कि राहुल गांधी के इस बयान से सैनिकों और सैनिकों के परिवार का मनोबल गिरा है। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में जब सार्वजनिक बयान देता है तो उससे अपेक्षा होती है कि वो संयम का पालन करेगा, संयमित भाषा में बोलेगा। उन्होंने राहुल गांधी की इस याचिका को खारिज कर दिया। तो बीआरओ के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव की जो ये याचिका है, ये अभी चलेगी। अगली तारीख कब लगती है ये देखने की बात है। राहुल गांधी को पेश होना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि ये एकमात्र मामला नहीं है। राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता जा चुकी है। इसी तरह का अपमानजनक वक्तव्य देने के लिए जब उन्होंने मोदी समाज, जिन लोगों का भी सरनेम है मोदी, उनको अपमानित करना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने अपमान किया पूरे मोदी समाज का। इस पर गुजरात की एक अदालत में, सूरत की अदालत में याचिका दायर हुई। उसके आधार पर राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई। उनको सज़ा 2 साल से ज़्यादा की हुई, तो इसलिए उनकी सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन सदस्यता जा चुकी थी, तो इसलिए उन्हें फिर से बाई इलेक्शन लड़ना पड़ा। जीत गए, फिर लोकसभा सदस्य बन गए, अलग बात है। लेकिन वो मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो मुकदमा अभी उसका निस्तारण नहीं हुआ है, अंतिम फैसला उसमें नहीं आया है। हमारे देश में न्याय व्यवस्था जिस तरह से काम करती है, मुझे मालूम नहीं कि वो राहुल गांधी के राजनीति से रिटायर होने या राजनीति से भाग जाने के बाद भी उसका फैसला आ पाएगा कि नहीं। तो अदालत में फैसला कब आएगा, कितने समय में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। और मामला चूंकि राहुल गांधी का है, तो इसलिए जल्दी फैसला नहीं आएगा, ये आप मान कर चलिए। लेकिन बात उसकी नहीं है। आज न्याय प्रणाली या न्याय व्यवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी कैसे, और आप याद कीजिए राफेल का मामला 2019 के चुनाव से पहले वो इस देश की सेनाओं को कमज़ोर करने के लिए, उसकी ताकत को कमज़ोर करने के लिए राफेल ने हमारी एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ा दी है। और उस समय हमें राफेल जो फाइटर जेट है, जो फ्रांस में बना हुआ है, उसकी बड़ी सख्त ज़रूरत थी। 2 सरकारों के बीच में ये समझौता हुआ और ख़रीद का फैसला हुआ। भारत ने 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया। राहुल गांधी ने कहा कि इसमें घोटाला हुआ है। और आजकल तो वो ये भी साबित करने में लगे हैं कि ये राफेल जो है किसी काम का नहीं है, उसको पाकिस्तानियों ने मार गिराया। पाकिस्तानियों के अलावा दुनिया में कोई ये बोलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानियों के पास चीन और अमेरिका के सैटेलाइट की सुविधा उपलब्ध है। कोई एक प्रमाण, कोई एक वीडियो, कोई एक चित्र आपको दिखा कि कोई राफेल या भारत का कोई भी एयरक्राफ्ट, कोई भी फाइटर जेट गिरता हुआ दिखा है?
हमने जो गिराया उस सब का प्रमाण दे दिया। लेकिन इस बात पर सिर्फ दो लोगों को भरोसा है, एक पाकिस्तान के हुक्मरानों को और दूसरा राहुल गांधी को। और उनकी पार्टी रोज़ सवाल पूछ रही सरकार से कि ये बताइए पाकिस्तान ने हमारे कितने फाइटर जेट गिराए। तो राफेल के मुद्दे पर आखिर में उनको सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी थी, लिखित में माफ़ी, अनकंडीशनल अपॉलजी। लेकिन राहुल गांधी सुधर जाएं तो फिर क्या बात, दुर्योधन सुधरा क्या, पूरा खानदान खत्म हो गया। हजारों लोग मारे गए कि लाखों लोग मारे गए उसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन दुर्योधन का स्वभाव नहीं बदला। तो दुर्योधन अपना स्वभाव नहीं बदलते हैं, ये बात हमको मान कर चलना चाहिए, तभी हम किसी सही निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। फिर उन्होंने वीर सावरकर पर टिप्पणी की, अपमान किया, माफ़ी वीर कहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई देश अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान नहीं करता, आपको ये करने का अधिकार नहीं है, और अगली बार अगर ऐसा किया तो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा। मुझे नहीं लगता भारत के किसी राजनेता के बारे में सुप्रीम कोर्ट की कभी ऐसी टिप्पणी आई होगी। वैसे कितने राजनेता आपको मिलेंगे जो अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान करें। राहुल गांधी जरा सा एक ही सवाल का जवाब दे दें कि कांग्रेस के कितने नेताओं को अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी। कांग्रेस का वो कौन सा नेता था जिसके लेख, जिसकी किताब, जिसका लिटरेचर छपने न पाए, इसका हर संभव प्रयास ब्रिटिश सरकार ने किया, उस पर प्रतिबंध लगाया। उसके छपने से डर लगता था ब्रिटिश सरकार को। कौन सा ऐसा नेता था कांग्रेस पार्टी का? कौन सा नेता था कांग्रेस पार्टी को जिसको कोल्हू में बैल की जगह लगाया गया? उस वीर सावरकर को जिसके सम्मान में उनकी दादी इंदिरा गांधी ने डाक टिकट जारी किया, उसको वो माफ़ी वीर बता रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। तो समस्या वास्तव में क्या है? समस्या ये है कि 2014 में जो सत्ता से बाहर हुई कांग्रेस, तो सत्ता में लौटी नहीं, ये तो एक पक्ष है। उसके सत्ता में लौटने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही, ये दूसरा पक्ष है। और तीसरा पक्ष ये है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लगातार 3 लोकसभा चुनाव लड़े और कांग्रेस पार्टी तीनों में लोकसभा सदस्यों की संख्या 100 के पार नहीं ले जा सकती। ये है राहुल गांधी की उपलब्धि चुनावी क्षेत्र में। और वो उनकी लड़ाई, उनका संघर्ष, उनका मुकाबला उस पार्टी से है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, जो लगातार बिना किसी अपवाद के लगातार 9 लोकसभा चुनाव से 100 सीटों से नीचे लोकसभा में कभी गई ही नहीं। और ऊपर से 2014 में नरेंद्र मोदी जैसा नेता आ गया जिसके सामने वो खड़े होते ही बहुत बौने नजर आने लगते हैं। उन्हें अपना ये राजनीतिक बौनापन बहुत सताता है। तो बौनापन सताता है तो कमज़ोर आदमी क्या करता है? ताकत है नहीं लड़ने की, तो गाली देता है, अपमान करता है और दूसरे का अपमान करके खुश होता है। तो आचार्य चाणक्य ने कहा था ऐसे लोगों के बारे में, कहा कि एक समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो दूसरों का अपमान करके खुश होते हैं, जिन्हें दूसरों का अपमान करना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते। और फिर वो उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि बदबू हमेशा सड़े हुए फूलों से आती है, जो ताज़ा फूल होते हैं उनसे हमेशा महक ही आती है। तो उन्होंने ये अपमान करने की प्रवृत्ति रखने वालों की तुलना सड़े हुए फूलों से की है जिनसे बदबू आती है। और आचार्य चाणक्य ने ये भी कहा कि दूसरों का अपमान करने वालों की सोच बहुत छोटी होती है, ऐसे लोग जीवन में कभी सफल नहीं हो पाते। तो राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, ये आचार्य चाणक्य पता नहीं कितनी शताब्दी पहले, दशक पहले लिख गए हैं। तो राहुल गांधी ने ये स्वीकार कर लिया है, सार्वजनिक रूप से इसको कभी कहेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, ये स्वीकार कर लिया है कि उनमें और कोई योग्यता है नहीं और मोदी से और भाजपा से लड़ने की क्षमता भी नहीं है। लेकिन एक क्षमता है
और वो है गाली देने की। तो वही कर रहे हैं। तो जाहिर है जिसके पास जो योग्यता होगी उसी का तो प्रदर्शन करेगा। तो राहुल गांधी ने फिर से एक बार प्रधानमंत्री का अपमान किया है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक जनसभा में प्रधानमंत्री का अपमान करने के उद्देश्य से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आया और नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। ये तुकबंदी उनको किसी ने सिखाई होगी कि ऐसा बोलिए बड़ी वाहवाही होगी। इस तरह की बातें तो अब विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में भी जो स्टूडेंट लीडर हैं नहीं बोलते हैं, वो भी परिपक्व हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी बोल सकते हैं, क्योंकि फिर कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, वो अपने को एंटाइटल समझते हैं। वो अभी तक स्वीकार नहीं कर पाए हैं 11 साल से कि उनके रहते हुए नरेंद्र मोदी एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, एक गरीब परिवार का व्यक्ति, चाय बेचने वाला इस देश का प्रधानमंत्री कैसे बन गया। और उनकी ये हताशा, निराशा और बढ़ती जा रही है जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल बढ़ता जा रहा है। तो उनको लगता है कि अपमान करके वो नरेंद्र मोदी से लड़ सकते हैं, उनको पराजित कर सकते हैं। तो अपमान करने वाले व्यक्ति का सम्मान सबसे पहले चला जाता है। ये बात राहुल गांधी को किसी ने कांग्रेस में लगता है बताई नहीं होगी। तो वो दरअसल प्रधानमंत्री का, सेना का, भाजपा का, अपनी विरोधी विचारधारा का अपमान करने के चक्कर में लगातार अपना सम्मान खोते जा रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि अब वो उनके पास कोई ज़्यादा बची नहीं है। परिवार के कारण जरूर कुछ था, लेकिन परिवार का ही सम्मान नहीं बचा है। माँ बेटा दोनों जमानत पर रिहा हैं। आपराधिक षड्यंत्र, मनी लॉन्ड्रिंग और आर्थिक घोटाला, जाने क्या क्या आरोप हैं, इस पर जमानत पर रिहा हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। तो जाहिर है ऐसा व्यक्ति क्या करेगा। उसको मालूम है कि एक दिन जेल जाना है, जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता। तो जेल से गाली देना तो मुश्किल होता है, बाहर बात आए ना आए। तो जब तक जेल नहीं जा रहे हैं तब तक गाली दो, अपमान करो। तो अपने राजनीतिक विरोधी का, उसकी विचारधारा का अपमान करें, वो भी एक बार बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन सेना का, सेना के शौर्य का, देश के स्वाभिमान का, उस पर सवाल उठाना, उसको नीचा दिखाने की कोशिश, ये बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।